हूं आपके साथ दीप वाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। और आज विश्लेषण की कसौटी पर खड़ा है महागठबंधन का वो फॉर्मूला जिसके दम पर विपक्ष भाजपा को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सपा और कांग्रेस के 80 सीट वाले राग ने इस फॉर्मूले को खतरे में डाल दिया है। तो वहीं संगीत सोम ने मुलायम सिंह यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर पूरी लाल ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही बात करेंगे मदरसे के बाद मजार पर शुरू हुई उस महाभारत की जो पहले उत्तराखंड में शुरू हुई अब यूपी में होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही बताएंगे ज्ञान वापी पर आए उस फैसले की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं बात होगी नई संसद के उद्घाटन पर छिड़े संग्राम की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात यूपी में 80 सीट वाला राग महागठबंधन के लिए कौन करेगा त्याग, क्योंकि भाजपा को टक्कर देने के लिए जो महागठबंधन विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है वो यूपी में खतरे में दिखाई दे रहा है। क्योंकि रालोद की तरफ से सपा और कांग्रेस के साथ आने की जो बात कही जा रही थी उस पर सपा और कांग्रेस ने नया पेच फंसा दिया है। दोनों ही यूपी की सभी सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी त्याग के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि महागठबंधन कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष की आपसी कलह ने अब भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया है, जो कह रही है कि पूरा विपक्ष एक हो जाए तो भी भाजपा को जीतने से नहीं रोक पाएगा। खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि यूपी में सपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने की जो बात रालोद की तरफ से कही जा रही थी उस पर सपा और कांग्रेस दोनों ने 80-80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कहकर नया पेच फंसा दिया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह 80 सीटों पर है। हम विकल्प के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय दल कोई अगर है, ये दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है तो सिर्फ कांग्रेस है। 2009 के पार्लियामेंट चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, कई सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो स्वाभाविक तौर पर जो एक चर्चाएं बनाई गई कांग्रेस 25 सीटों पर फोकस कर रही है, 30 सीटों पर फोकस कर रही है, वो दूसरा विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा के उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बीच के चुनावों को छोड़कर विधानसभा के बाद टोटल संगठन पर फोकस किया। हमने अपने संगठन का नवनिर्माण किया और हम पूरी ताकत के साथ लोकसभा की सारी सीटों पर मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को टक्कर देने की रणनीति बना रहा है, जिसके लिए कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन कर्नाटक के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाया था, जिसमें जयंत चौधरी समेत तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव इससे दूर रहे थे। अब सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश ने कांग्रेस से दूर रहने का मन बना लिया है और अखिलेश की इस दूरी को देखते हुए ही कांग्रेस भी एक स्पेस सपा से बनाकर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो रालोद का क्या होगा, क्योंकि गठबंधन पर जयंत भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहीं सपा और कांग्रेस के 80 सीट वाले राग को देखकर भाजपा को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा ये कहते हुए निशाना साध रही है कि विपक्ष के सभी दल एक हो जाएं तो भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे।
जब भी चुनाव होगा तो 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद जैसे 2019 में मिला था, उसी प्रकार से 142 करोड़ देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से मिलेगा। और 2014 से ज़्यादा 2019 में जीते थे और 2019 से भी ज़्यादा 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से इस देश का नेतृत्व करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। लगातार विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाना। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। भाजपा लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। भाजपा का साफ कहना है कि आगामी चुनाव में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को हासिल किया जाएगा, बल्कि केंद्र में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ एक बार फिर से भाजपा सरकार वापसी करेगी। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष भाजपा के सामने एकजुट हो पाएगा या फिर अपने अपने सियासी हित के चलते अलग अलग गुट में बंट जाएगा। क्योंकि जहां नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर महागठबंधन बनाने की बात कह रहे हैं, वहीं अखिलेश कांग्रेस से अलग एक थर्ड फ्रंट को खड़ा करने पर जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि सपा और कांग्रेस के बीच दीवार बड़ी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गर्ग। और अब बात भाजपा के संगीत पर। सपा लाल मुलायम पर उठाए थे सवाल। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर जो निशाना साधा था, उस पर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि संगीत सोम ने कहा था कि जिस तरह मुलायम का सत्यानाश हुआ, ठीक उसी तरह अखिलेश का भी सत्यानाश होगा। ये बात सपा को इतनी बुरी तरीके से चुभी है कि उसने न सिर्फ संगीत सोम की सोच और समझ पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि संगीत सोम पर यूपी में दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। भाजपा के संगीत पर सपा लाल मुलायम पर उठाए थे सवाल। ने उठाया तो उनका सत्यानाश हुआ। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। नाश कर दिया मुलायम सिंह का, शर्म आनी चाहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात। राजनीति का एक्शन मोड स्वामी के बयान से शुरू हुआ था एपिसोड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार उबाल है। फिर एक बार सपा और भाजपा के बीच नई जंग छिड़ी है, क्योंकि भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी कि सपा को उनकी बात पूरी तरह चुभ गई। उन्होंने संतों पे, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी पे जिन्होंने सवाल उठाया, जिसने प्रश्न चिन्ह उठाया है, उसका सत्यानाश हुआ है। ये एक बार मुलायम सिंह जी ने उठाया तो उनका सत्यानाश हुआ। अब अखिलेश यादव का नंबर है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस दंगई विधायक, पूर्व विधायक से क्या पूछिए उससे कि जब संविधान के अंतर्गत धरना आता है तो तुम काहे की बाइक रैली निकालने की बात कर रहे हो? तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तुम्हारी सरकार केंद्र में है, क्या तुम्हारा उनसे विश्वास हट गया? अरे किस चीज की बाइक रैली निकाल रहे हो? क्या फिर दंगा कराना चाहते हो मुजफ्फरनगर और मेरठ में? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये बोलते हैं और ये फजूल की बातें करते हैं। महाराज जी ने कोई काम वाम तो दे नहीं रखा इनको, तो अनाप शनाप बोलना है जिससे कि चर्चा में बने रहे। और इनको शर्म आनी चाहिए। जब नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ था, पूरे बीजेपी वहाँ थी, ये थे वहाँ। ये कह रहे नाश कर दिया मुलायम सिंह का, शर्म आनी चाहिए। छोटा मुंह और बड़ी बात, अपनी हैसियत देखनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान के साथ शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर निशाना साधने वाले साधु संतों के गेरुआ वस्त्र को लेकर न सिर्फ तंज कसा था, बल्कि उनकी तुलना आतंकवादियों से कर दी थी। संगीत सोम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान को कोट करते हुए न सिर्फ मुलायम सिंह यादव, बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के सत्यानाश होने की भी बात कही थी। यादव 17 में अपनी जमानत नहीं बचा पाए, 17 मेयर की सीट में सब पे हारे हैं बुरे तरीके से। क्योंकि मुस्लिम भी जानता है कि अखिलेश यादव उन्हें यूज करते हैं और चुनाव के टाइम पे तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो केवल मोहरा है। ये अखिलेश यादव की भाषा स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं और जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, ये इनका सर्व सत्यानाश 100% होना है। संगीत सोम ने नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर जब शब्द भेदी बाण छोड़े, तो सपा के सूरमा अतुल प्रधान और रफीक अंसारी ने भी सियासी बाणों की बौछार कर दी। इससे ये साफ हो जाता है कि 2024 तक सपा और बीजेपी के बीच ये महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा।
लेकिन मुलायम को लेकर संगीत सोम ने जो बात कही वो सिर्फ सपा को ही नहीं, उसके सहयोगी रालोद को भी नागवार गुजरी और रालोद ने भी तल्ख अंदाज में संगीत सोम को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे दी है। महानतम विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उनको पूर्व सदस्य नहीं बल्कि मैं मानता हूँ कि प्रतिष्ठित नेता होने के नाते अपनी प्रतिष्ठा और अपनी समझदारी, अपने उन सारे के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं जब संगीत सोम के बयान को लेकर सवाल उठे हैं। वो पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार संगीत सोम ने सपा के सबसे बड़े नेता रहे मुलायम सिंह यादव के बारे में टिप्पणी की है। यही वजह है कि संगीत चौतरफा समाजवादी पार्टी के निशाने पर है और सपा विधायक अतुल प्रधान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संगीत सोम दंगा करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो द्वेष फैलाना है, तुम दंगा यात्रा निकालोगे और अतुल प्रधान सद्भावना यात्रा निकालेगा। जब ये यात्रा निकालेंगे, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर ये दंगा फैलाने के लिए यात्रा निकालेंगे तो अतुल प्रधान हिंदू मुसलमान भाइयों को मिलाकर सद्भावना यात्रा उसी दिन निकालेगा। अब सवाल ये है कि जो बात संगीत सोम ने मुलायम और अखिलेश को लेकर कही, क्या वो वार पलटवार के बाद यहीं खत्म हो जाएगी या फिर और बड़ी होगी? क्योंकि 30 जून को संगीत सोम जनसंख्या यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसके जवाब में सपा विधायक अतुल प्रधान ने अब सद्भावना यात्रा निकालने की बात कह दी है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात मदरसे के बाद मजार पर महाभारत। क्या उत्तराखंड की तरह यूपी में भी दिखेगी बुलडोजर की ताकत? गाजियाबाद के साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मजार जिहाद का जिक्र करते हुए 3 मजार को गिराने की मांग की है। भाजपा विधायक की ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार ऑपरेशन मजार चला रही है। मदरसे के बाद मजार पर महाभारत। क्या उत्तराखंड की तरह बुलडोजर दिखाएगा ताकत? भाजपा विधायक ने लिखी सीएम योगी को चिट्ठी, अतिक्रमण फैलाने वाले मजार होंगे मिट्टी। उत्तराखंड में ऑपरेशन मजार लगातार जारी है। वहां अवैध रूप से बनी 400 से ज्यादा मजारों को तोड़ दिया गया है। अब उत्तराखंड में चल रहे इस ऑपरेशन की डिमांड यूपी में भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि धामी सरकार के एक्शन के बाद अब गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने न सिर्फ मजार के जरिए अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है, बल्कि इसे मजार जिहाद का नाम देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 3 मजारों का जिक्र करते हुए सीएम योगी से इन्हें हटवाने की मांग की है। सुनील शर्मा ने अपनी चिट्ठी के साथ उन तीनों मजारों की तस्वीर भी सीएम योगी को भेजी है। प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। चूंकि मैं गाजियाबाद का जनप्रतिनिधि हूँ, साहिबाबाद से विधायक हूँ, इसलिए मैंने वहाँ के विषयों को चिन्हित करके बताया। मैंने पॉइंट चिन्हित करे, उनके फोटो दिए हैं कि आप देखिए क्या बनाएंगे। तो बाकी जगहों पर भी इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। इस चिट्ठी में जिन मजारों का जिक्र किया गया है, उनमें से एक मजार NH-58 हाईवे पर बनी है। ये मजार पीर बाबा सेठपुर वाले मुरादनगर मेरठ रोड पर स्थित है। ये सड़क दिल्ली से हरिद्वार तक जाती है। दूसरी मजार हिंडन नदी से वसुंधरा की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ती है। इसके ऊपर रेलवे ट्रैक भी है। ये मजार 40 साल पुरानी बताई जाती है। सुनील शर्मा ने जिस तीसरी मजार की तस्वीर सीएम योगी को भेजी है, वो हिंडन एयरवेज वाली रोड पर दरगाह हजरत दादा पीर और हजरत मस्तान बाबा की दरगाह है, जो सड़क के किनारे बनी हुई है। भाजपा विधायक सुनील शर्मा की माने तो इन सभी मजार की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजनगर एक्सटेंशन चौराहा है, उस पर फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के बिल्कुल मुहाने पर मजार बना दिए। इसी प्रकार करेड़ा की तरफ जब हम जाते हैं मोहननगर से, वहाँ एक मजार बना दी, उसके बराबर में दुकान बना दी, उसके बराबर में मकान बना लिया। तो सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रकार के जो मार्ग अवरुद्ध जिनसे होता है, यातायात में लोगों को दिक्कत होती है। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 3 मजारों के जो फोटो हैं वो अपने लेटर के माध्यम से
संलग्न किए हैं। वहीं अगर मज़ारों की बात की जाए तो मज़ारों को लेकर उत्तराखंड में इस समय कार्यवाही चल रही है। भाजपा विधायक सुनील शर्मा की इस चिट्ठी के बाद राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ भाजपा अवैध कब्जों पर एक्शन की बात कह रही है तो सपा इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। कि जब से योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, अवैध कब्जों में कमी आई है, अवैध कब्जे हटे हैं। फिर भी यदि किसी मज़ार वगैरह का मुद्दा उन्होंने उठाया होगा तो शायद उनकी जानकारी में होगा। यदि अवैध कब्जा चाहे मज़ार के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हटना चाहिए तो हटेगा। चीज में आप फंसोगे तो धार्मिक कई स्थान आए हैं ऐसे हैं जहाँ कोई बिल्डिंग प्लान, कोई अप्रूवल नहीं है, सिविक अथॉरिटी को पहले सूचित भी नहीं किया, वहाँ निर्माण है। अब कहाँ से उठाओगे, क्या तोड़ो? अब तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसे जो मज़ारें हैं जहाँ पर मुसलमानों से अधिक हिंदू लोग वहाँ पर जाने का काम करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भी हैं और वहाँ पर कोई भी धर्म जाति की बात नहीं होती है, वहाँ पर इंसानियत की बात होती है और भाईचारे को मजबूत करने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में मुद्दों से जनता का ध्यान भटका करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। अब सबकी नजर सीएम योगी पर टिकी है कि वो भाजपा विधायक सुनील शर्मा की चिट्ठी का जवाब किस तरह से देते हैं, क्योंकि ये मजार ढहेगी या बचेगी इसका फैसला सरकार को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। और अब बात ज्ञानवापी केस को मिलेगी रफ्तार, 8 मामलों का एक सूत्रधार। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और एक नेचर के 8 मामलों को क्लब करते हुए एक मामले में बदल दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा बल्कि फैसला भी जल्द ही आएगा। ज्ञानवापी मामले को मिलेगी रफ्तार, 8 मामलों का एक सूत्रधार। मालिकाना हक की लड़ाई, 7 जुलाई को होगी सबसे बड़ी सुनवाई। ज्ञानवापी का सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 8 मामलों की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष के सभी मामलों को एक केस में क्लब कर दिया है। अच्छा आया है, सारे मुकदमों को जो 8 मुकदमे हैं उसको एक साथ करते हुए राखी सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह जिनमें दौरान कमिश्नर शिवलिंग प्रकट हुए हैं, लीडिंग फाइल के रूप में उसको रखा गया है। ये बहुत अच्छा है, ऐसे फैसला का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि ये सभी ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने, उसकी वैधानिक जांच, परिसर का सर्वेक्षण, नंदी महाराज की पूजा, ज्ञानवापी में पूजा का हक, श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार जैसे मामलों से जुड़े हैं। कोर्ट की माने तो ये सब मामले एक नेचर के हैं, लेकिन राखी सिंह के केस नंबर 693 के मामले को लीडिंग केस के रूप में सुना जाएगा। इसी केस के तहत सभी मामलों की सुनवाई होगी। बहुत बड़ा दिन है और उस सोच जो जयचंद जैसी सोच रखते थे, जो है जो अपने पक्ष के थे लेकिन सोच उनकी जयचंदों वाली थी, उनके मुख पे एक बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा है जो है, और ये सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एक तरह से विजय है। वापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े 8 मुकदमों को एक साथ क्लब करने की याचिका को जिला अदालत ने मंजूर करते हुए सभी 8 मुकदमों को एक साथ सुनने का आदेश सुनाया, जिसके बाद हिंदू पक्ष में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि दरअसल ये जो 8 मुकदमे हैं उनका नेचर और कैरेक्टर एक है। इसके साथ ही विश्व वैदिक सनातन संघ इस फैसले का विरोध कर रहा है और फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में 2 फाड़ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक पक्ष वैधानिक सनातन संघ है जो हमेशा से इन मुकदमों को लेकर विरोध करता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष वादिनी का है, जिन्होंने सभी 8 मुकदमों को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर अब फैसला आया है। लेकिन भले ही हिंदू पक्ष 2 फाड़ हो, लेकिन जो 8 केस को एक केस में क्लब किया गया है, उससे ज्ञानवापी मामले में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा।
जिससे फैसला भी जल्दी आ जाएगा। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नवीन पांडे की रिपोर्ट। अब बात नई संसद पर उद्घाटन संग्राम, विपक्ष के विरोध का क्या होगा अंजाम? क्योंकि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उद्घाटन किससे कराया जाए, इसको लेकर सपा और कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाया जाए, तो सपा प्रधानमंत्री मोदी को इसका असली हकदार बता रही है। नई संसद के उद्घाटन पर संग्राम, इस विरोध का क्या होगा अंजाम? कांग्रेस से अलग सपा की राय, संसद का नया अध्याय। 28 मई को दोपहर 12 बजे दिल्ली में नई संसद का उद्घाटन होने वाला है। ये नई संसद न सिर्फ हाईटेक होगी, बल्कि पुरानी संसद से कई मायनों में अलग होगी। लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर सियासी गलियारों में बीते कई दिनों से ये बहस छिड़ी है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराना चाहिए, जबकि सपा महासचिव राम गोपाल यादव प्रधानमंत्री को इसका असली अधिकार बता रहे हैं। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री ही होता है। और इस रिपोर्ट के साथ ही विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।